अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग CS 101 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे पास इंपॉर्टेंट जितने भी MCQs है पास पेपर के उन तमाम को डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 100+ MCQs जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। 100% आंसर जो है वो करेक्ट होंगे। अगर कोई गलत हो भी जाता है तो आपने नीचे कमेंट्स के अंदर बता देना है, आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो है वो उससे फ़ायदा ले सके और उनको भी पता चल सके, क्योंकि हर एक का आंसर नहीं जानता होगा, तो इससे उनकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर 100+ MCQs हैं। इससे पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसके अंदर 85+ MCQs शेयर किए गए हैं। अब इन दोनों को करोगे तो टोटल 185 MCQs आपके हो जाएंगे जो कि पास पेपर्स के होंगे। तो इन दोनों वीडियोस को आपने लाजमी देख लेना है और बाकी चीज़ें CS 101 से रिलेटेड देखनी है, शॉर्ट एंड लॉन्ग सब्जेक्टिव हैंडआउट्स के थ्रू किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट के अंदर एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट पर चले जाओगे, वहाँ पर CS 101 की सारी चीज़ें वहाँ पर शो हो जाएगी मिड टर्म से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले MCQ जो हमारे पास है वो है JPEG इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर। तो JPEG इज़ मोस्टली यूज फॉर यानी JPEG एक इमेज की एक हमारे पास क्वालिटी है हमारे पास। इसी तरह PNG भी होती है, मुख्तलिफ होती है हमारे पास। तो JPEG जो यूज़ हम करते हैं JPEG JPEG इस जिसको हम यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये ज़्यादातर हमारे पास फोटोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, तो ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट MCQ हमारे पास है इफ़ टारगेट वैल्यू इक्वल टू टेस्ट एंट्री इन द अबव कंडीशन व्हाट इज इक्वल टू। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इक्वल टू कब होता है और ये असाइनमेंट ऑपरेटर कब होता है, क्योंकि ये दोनों सेम ही लगते हैं हमारे पास, बस इनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। तो याद रहे कि जब भी ये डबल इक्वल आ जाए तो हमारे पास C++ के अंदर इसका मतलब होता है, यानी ये कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो C++ प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है डेव C++, उसके अंदर जो ये डबल इक्वल होता है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम इक्वल के लिए यूज़ करते हैं, सही है। और बाकी जो नॉर्मल मैथ होती है उसके अंदर इक्वल कौन सा होता है, उसके अंदर इक्वल ये वाला होता है, लेकिन इसके अंदर नहीं होता, इसमें ये इक्वल नहीं होगा। ये डबल इक्वल आएगा तो उसको हम बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। अगर हमारे पास यहाँ पे पूछा जाए व्हाट इज इक्वल टू तो हमने क्या बोल देना, ये इक्वल टू है, इक्वल टू, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, वही जो मैथ के अंदर हमारे पास सिंगल इक्वल हम लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। किसी चीज़ को वैल्यू असाइन करनी है, मान के चलो मैं A1 ले लेता हूँ और इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 2, तो इसका मतलब है A की क्या वैल्यू हो गई, 2 वैल्यू हो गई। तो A इक्वल टू 2 नहीं है, A को मैंने वैल्यू दे दिया, यानी A की वैल्यू क्या है, 2 है। A इक्वल टू 2 नहीं बोलेंगे, मैंने A को एक वैल्यू असाइन की है जो कि है 2। A बताते खुद 2 के इक्वल नहीं है, A को एक वैल्यू दे दिया, यानी A जो है वो A को मैंने असाइन कर दिया कि भाई ये काम करो, उसको हटा दूंगा कुछ और दे दूंगा तो ये चेंज होगी। अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो ये एक असाइन की हुई वैल्यू है, बस इसी के इससे आगे और कुछ नहीं है। ये इक्वल टू जो यहाँ पे सिंगल लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं इक्वल टू नहीं बोलते, ये सिंगल इक्वल है तो इसको बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब भी आपसे पूछे कि सिंगल इक्वल का तो आपने बोलना है ये असाइनमेंट ऑपरेटर, और जब भी डबल इक्वल आ जाए तो आपने बोलना है इक्वल टू ऑपरेटर। ये डिफरेंस समझ आ गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ को देखते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। इनमें से कौन सा केस जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के अंदर। तो आपने याद रखना है हमारे पास वो केस होता है नल केस, जो कि हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के अंदर। तो वो कौन सा केस होगा, नल केस होगा। सिर्फ और सिर्फ आपने केस का नाम बताना है और वो केस कौन सा है, नल केस। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है इन डैश वन यूजर कैन एग्जीक्यूटिंग सेवरल टास्क सिमल्टेनियसली। अब ये क्या हमारे पास, इन डैश यानी किस चीज़ के अंदर हमारे पास जो एक यूजर होता है वो एग्जीक्यूट कर सकता है सेवरल टास्क, यानी मल्टीपल टास्क को, सेवरल का मतलब होता है मल्टीपल, यानी एक से ज्यादा टास्क को कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो वो कौन सा टास्क होता है जिसके अंदर हम सेवरल टास्क करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये किसकी डेफिनेशन हो रही है, मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग की ये डेफिनेशन है जिसके अंदर एक यूजर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है मुख्तलिफ यानी मल्टीपल या सेवरल टास्क जो है वो साइमल्टेनियसली कर सकता है। तो ये मल्टीटास्किंग की डेफिनेशन है, इसको आपने याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर C हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल हेल्प टू स्टोर द मेल मैसेजेस ऑन मेल सर्वर मशीन। इनमें से कौन सा हमारे पास जो है प्रोटोकॉल यूज हम करते हैं, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल गिवन है, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल हमें हेल्प करता है यानी हमारी मदद करता है ताकि हमारे पास जो मेल हम मैसेज कर रहे हैं उनको स्टोर कर सके मेल के सर्वर के ऊपर, सही है। मेल के सर्वर के ऊपर जो मेल होती है उनको मैसेजेस होते हैं उनको सेव करना
उसके लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं यानी जो हमारी मदद करता है वो कौन सा होता है, तो प्रोटोकॉल होता है POP3। POP3 हमारे पास होता है जो कि हमारी मदद करता है मेल्स में यानी मैसेजेस को सेव करना मेल सर्वर के ऊपर। POP3 इज द करेक्ट आंसर। Many researchers believes that every activity of the human mind, including imagination, creativity and decision making, is the result of dash execution, is the result of program execution। यानी बहुत सारे रिसर्चर्स जो है यानी वो रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, that every activity of the human mind, उन्होंने ये डिस्कवरी की कि भाई जो भी हम सोचते हैं, जो भी एक्टिविटी इंसान करता है यानी उसकी इमेजिनेशन हो गई, यानी वो सोच रहे, थिंकिंग कर रहे, उसकी क्रिएटिविटी हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, किसी चीज़ के बारे में फैसला रखना, तो ये किस चीज़ का रिजल्ट होता है, तो ये एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का रिजल्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोग्राम। नेक्स्ट हमसे क्या हमारे पास स्टेप वाइज रिफाइनमेंट इज अ डैश मेथोडोलॉजी। तो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट इज अ डैश मेथोडोलॉजी इन दैट इफ प्रोग्राम फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक। अब यहाँ से आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जर्नल टू स्पेसिफिक होगा तो तब क्या आएगा और स्पेसिफिक टू जनरल होगा तो तब क्या आएगा। यहाँ से आपकी चीज़ें क्यों क्लियर होनी चाहिए कि स्पेसिफिक टू जनरल क्या होता है और जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जनरल टू स्पेसिफिक है, तो जनरल टू स्पेसिफिक के लिए आपने याद रखना है कि कौन सा यूज़ होगा। जनरल टू स्पेसिफिक के लिए हमारे पास यूज़ होता है ये वाला टॉप डाउन वाला। तो जब भी जनरल टू स्पेसिफिक आए, जनरल टू स्पेसिफिक, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है और ये इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपने छोड़ना नहीं है, इग्नोर नहीं करना। तो जनरल टू स्पेसिफिक पूछेंगे तो ये आएगा। और इसी के मुताबिक अगर आपसे पूछे कि भाई फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जर्नल, तो जब स्पेसिफिक टू जर्नल होगा तो तब कौन आएगा, तब बॉटम अप आएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये पैटर्न अपने माइंड में बैठा लेना है। या तो इसको याद कर लो, इसको अपोजिट समझ के इसको कर लो, या इसको करके इसको अपोजिट समझ के इसको कर लो। एक चीज़ आपने माइंड में बिठानी होगी तभी इसका आंसर पता चलेगा, अदरवाइज दोनों आपस में आपने मिक्स कर देने हैं। तो जनरल टू स्पेसिफिक मतलब क्या आएगा, टॉप डाउन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या है, लेबनीज मशीन वर अचीव्ड बाय ऑब्जर्विंग द डैश पोजीशन। तो जो लेबनीज मशीन थी वो अचीव की गई थी, मशीन वर अचीव्ड बाय किस चीज़ को ऑब्जर्व करके, यानी किस चीज़ की पोजीशन को ऑब्जर्व करके। तो किस चीज़ की पोजीशन ऑब्जर्व की गई थी तब ये मशीन जो है वो अचीव हुई थी, हासिल हुई थी। तो फाइनल गियर जो है उसकी पोजीशन को देख के ही हमारे पास, ऑब्जर्व करके ही हमारे पास लेबनीज मशीन जो है वो अचीव हुई थी। ऑब्जर्व किसको किया था, फाइनल गियर को। ऑप्शन नंबर C जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सर्च इंजन कैन सर्च डैश टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सर्च इंजन जो होता है हमारे पास, मुख्तलिफ सर्च इंजन होते हैं, जैसे गूगल का सर्च इंजन है, इसी तरह यूट्यूब का सर्च इंजन है, और भी मुख्तलिफ पॉपुलर वेबसाइट हो गई जिन से आप फ़ायदा उठाते हो, उनके ऊपर सर्च करते हो, विकीपीडिया हो गई, ये तमाम की तमाम वेबसाइट्स क्या है, इनका अपना अपना एक सर्च इंजन मौजूद है। इसी तरह गूगल और यूट्यूब जो है ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, तो इनका सर्च इंजन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके अंदर आपको तकरीबन हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो यूट्यूब का जो सर्च इंजन है वो कैसे काम करता है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मिलते हमें, फिर इमेजेस वगैरह मिल जाती हैं और वीडियोस मिल जाते हैं। इमेजेस भी अगर उस तरह से देखें तो नहीं मिलती, लेकिन क्या होता है हमारे पास एक वीडियो की सूरत में एक चीज़ आ जाती है। तो यूट्यूब का एक अलग सर्च इंजन है, और सर्च इंजन जो है हमारे पास उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, यानी सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं होता, सिर्फ कोई प्रोग्राम नहीं होता, सिर्फ वर्ड की फाइल नहीं होती, यानी वो डॉक्यूमेंट की सूरत में भी हो सकती है, इमेजेस की सूरत में भी हो सकती है, वीडियोस की सूरत में भी हो सकती है। अब यूट्यूब के ऊपर भी आपको चीज़ें इसी तरह से मिल सकती है, अगर कोई लिंक वगैरह शेयर कर दे तो ये भी एक सर्च इंजन है। आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हो तो वो वीडियोस की सूरत में है तो तब भी सर्च इंजन के अंदर काउंट होगा, इमेजेस की सूरत है तो तब भी काउंट होगा, और डॉक्यूमेंट्स होंगे तो तब भी काउंट होगा। और गूगल के अंदर जो गूगल का सर्च इंजन है इस वक्त वो परफेक्ट एग्जांपल है, जिसके अंदर तीनों चीज़ें आपको अलग अलग एज इट इज सेक्शंस के अंदर मिल जाती है। यूट्यूब के अंदर आपको तमाम की तमाम चीज़ें वीडियोस के अंदर ही मिलती है, तो यूट्यूब इसके लिए परफेक्ट हम नहीं कहेंगे, लेकिन जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हो, हालांकि मौजूद हो सकती है अगर डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक अगर कोई शेयर कर दे तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इमेजेस का, तो वहाँ से पॉसिबल है। लेकिन सर्च के लिहाज से हमारे पास गूगल जो है इस वक्त परफेक्ट सर्च इंजन है हमारे पास, जिसके अंदर ये तीनों की तीनों चीज़ें अलग अलग जो है सेक्शंस के अंदर बाकायदा डिवाइड की गई होती हैं, बाकायदा दी हुई होती है। तो सर्च इंजन कैन सर्च डैश टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। सर्च इंजन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स को भी सर्च कर सकता है, इमेजेस को भी कर सकता है, और वीडियोस को भी सर्च कर सकता है। और यहाँ पे बात भी गूगल की ही वो कर रहे हैं। सर्च इंजन कैन सर्च डैश टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी गूगल के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी, इमेजेस भी और वीडियोस भी, तीनों चीज़ें कर सकते हैं।
डैश टेल्स हाउ मेनी प्लेसेस आर रिक्वायर्ड टू मूव रेडेक्स पॉइंट। कौन बताता है हमें कि भाई कितने प्लेसेस जो है वो रिक्वायर्ड होंगे रेडेक्स पॉइंट को मूव करने के लिए। तो वो कौन बताते हैं हमें, वो बताते हैं हमें भाई मेंटिसा फील्ड हमें बताती है कि कितने पॉइंट यानी हमें मूव करना है, यानी हाउ मेनी प्लेसेस आर रिक्वायर्ड, कितने प्लेसेस रिक्वायर्ड होंगे हमें कि हम मूव कर सके रेडेक्स पॉइंट को। तो वो बताते हैं मेंटिसा फील्ड हमें बताती है इस चीज के बारे में। द रिपीटेटिव यूज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। वो चीज यानी जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास क्या हो, वो रिपीटेटिव यूज यानी बार बार किसी चीज को यूज करना ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर सीक्वेंस, या किसी इंस्ट्रक्शन को या फिर किसी सीक्वेंस को बार बार यूज करना, यानी बार बार आप एक कोड को यूज कर रहे हो या फिर बार बार एक चीज को रिपीट कर रहे हो। और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है लूप। लूप का मतलब ही यही होता है एक खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हुआ। यूट्यूब के अंदर भी आपने एक चीज देखी होगी लूप का, बाकी मुख्तलिफ म्यूजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपने एक लूप का एक अलग से एक सेक्शन वो देखा होगा, बटन देखा होगा, जिसका मतलब यही होता है कि मान के चलो कोई प्लेलिस्ट आपने ओपन किया तो वो ऑटोमेटिकली आगे वीडियोस चल रही हैं, तो ये भी एक लूप के अंदर ही आएगा, यानी एक दफा आपने क्लिक किया और आगे खुद ब खुद ही चलता जा रहा है। या एक वीडियो के ऊपर क्लिक किया तो खत्म हुई फिर दोबारा से चली, तो ये भी एक लूप के अंदर ही सारी की सारी चीजें आएंगी, क्योंकि रिपीटेटिव यूज हो रहा है हमारे पास और बार बार जो है वो एक इंस्ट्रक्शन चल रही है, उसी के मुताबिक बार बार खुद ब खुद ही चीजें चलती जा रही है, हमें बार बार कुछ ना कुछ नहीं करना पड़ेगा। The HTML source document consists of two section dash and dash। जो HTML source document होता है वो दो सेक्शन के ऊपर शामिल होता है, और वो दो सेक्शन कौन से होते हैं, तो आपने याद रखना है वो दो सेक्शन हमारे पास कौन से होते हैं। आपसे सेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है तो सेक्शन हमारे पास क्या होता है, टाइटल तो नहीं होता, सही है, ये चीज तो आपको पता होगी, टाइटल तो नहीं है, और ना ही हेड हमारे पास कोई सेक्शन है, सही है। हमारे पास हेड जो है वो हेड अलग से सेक्शन है, हेड है सेक्शन हमारे पास, टाइटल नहीं है। तो टाइटल हमारे पास एक क्या होती है, वो टाइटल हेड के अंदर मौजूद होता है, ये सेक्शन नहीं है, सही है। फ्रेम एंड हेड, हेड अगेन आ गया तो ये होता है हमारे पास, और फ्रेम भी नहीं है, सही है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। एक हेड तो है हमारे पास, उसके साथ दोबारा इन्होंने फ्रेम लिखा है, फ्रेम नहीं है, टाइटल भी नहीं है, और ये जो हेड एंड बॉडी है ये है, लेकिन ये कैसे है, तो सबसे पहले HTML टैग यूज करते हैं हम। HTML जो मेन टैग होता है इसके अंदर तमाम की तमाम फाइल्स वगैरह मौजूद होती हैं, इसी तरह हमारे पास मौजूद होता है, और इसका क्लोजिंग टैग होता है, सही है। इसके बीच के अंदर हमारे पास होता है हेड, और इस हेड के अंदर हम जो है जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम लिख सकते हैं। और जैसे ये हेड ख़त्म होता है इसके बाद हमारे पास बॉडी का टैग शुरू हो जाता है, यानी बॉडी का सेक्शन शुरू हो जाता है, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। और ये बॉडी का सेक्शन जो है हमारे पास, इसके अंदर तमाम की तमाम HTML की जो चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। ये होता है बॉडी, ये होता है हेड। अब इस हेड के अंदर हम जो है साइट का ऊपर जो टाइटल होता है वो लिख सकते हैं, इतने डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। हमें क्या चीज़ पूछी जा रही है कि दो सेक्शन कौन से होते हैं, तो वो ये होते हैं, एक HTML के अंदर ये पहला सेक्शन ये हेड वाला होता है, उसके बाद दूसरा बॉडी वाला होता है। हेड के अंदर हम जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिख देते हैं। अब जैसे VS कोड अगर आपने यूज़ किया होगा तो उसके अंदर आपको पता होगा कि मुख्तलिफ CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल को हेड के थ्रू लिंक करते हैं, कोई भी फॉन्ट फैमिली वगैरह हो उसको करना हो तो वो हेड के थ्रू ही हम लिंक करते हैं। बाकी उसके बाद जो बॉडी होती है उसके अंदर हम जो है अपना HTML का कोड लिखते हैं, HTML का सारा कोड यहाँ पर आते हैं बॉडी के अंदर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, तो ये दो सेक्शन होते हैं। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, डैश वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द वेब। तो सबसे पहले वो कौन थे जिन्होंने वेब को इम्प्लीमेंट किया था, तो वेब को इम्प्लीमेंट करना जिसने किया था, जो पहले बंदे थे वो कौन थे, टिम बर्नर्स ली थे हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये नाम आपने याद रख लेना है कि भाई टिम बर्नर्स ली जो थे वो हमारे पास पहले बंदे थे जिन्होंने वेब को इम्प्लीमेंट किया था। डैश टैग गिव यू पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वेबसाइट। तो कौन सा टैग आप यूज करोगे सर्च के दौरान, यानी गूगल के ऊपर आप कोई भी चीज सर्च कर रहे हो तो कौन सा टैग यूज करोगे अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी वेबसाइट की, तो आप लिखोगे इन्फो। तो जब भी आप इन्फो टैग यूज करोगे तो आपको एक चीज पता चल जाएगी, वो आपको एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देगा किसी भी वेबसाइट के लिए जो आप चीज सर्च कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आप सर्च कर रहे हो, तो आपने क्या लिखना है, इन्फो लिख देना है। क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ोगे नीचे समझ आ जाएगी कि पूछना क्या चाह रहे हैं। Distinction between programs believed to be correct and the program that is correct is। तो वो डिस्टिंक्शन होती जो भी हमारे पास प्रोग्राम्स के अंदर होती है, बिलीफ है कि वो हमारे पास करेक्ट होंगे, और प्रोग्राम दैट इज करेक्ट इज, तो जो प्रोग्राम हमारे पास करेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो करेक्ट प्रोग्राम को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर आ गएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एमसीक्यू हमारे पास, द कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क्स टू फॉर्म एन इंटरनेट। वो कनेक्शन नेटवर्क के दरमियान जो कि एक इंटरनेट बनाता है वो हमारे पास हैंडल करते हैं हम जिस डिवाइस के थ्रू, उस डिवाइस का नाम क्या है, राउटर होता है। ये एक कनेक्शन है नेटवर्क के दरमियान टू फॉर्म एन इंटरनेट, ताकि एक इंटरनेट बन सके। इज हैंडल्ड बाय डिवाइसेस, और इसको हैंडल करते हैं डिवाइसेस के थ्रू, और वो डिवाइस कहलाता है राउटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वो इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम इन मेन मेमोरी। किसने जो है इंट्रोड्यूस किया था उस आइडिया को, प्रोग्राम को स्टोर करने का मेन मेमोरी के अंदर? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हमारे पास जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन तो हमारे पास वो थे जिन्होंने एक आइडिया दिया था प्रोग्राम को स्टोर करना मेन मेमोरी के अंदर। अगेन दोबारा वही एमसीक्यू आ गया कि किसने आइडिया दिया था, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, वाइल सेंडिंग अ मैसेज इट इज द डैश लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जब हम मैसेज सेंड कर रहे हैं तो उस किस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको देखते हैं। टू प्रोवाइड एन एड्रेस दैट इज कॉम्पेटेबल विद द इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी वो जब हम मैसेज सेंड कर रहे हैं तो हमारे पास वो क्यों कौन सी लेयर्स, मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, 5 तरह की लेयर्स होती हैं, इसी तरह 7 तरह की लेयर्स होती हैं, वो आपने पढ़ी होंगी। तो वो कौन सी टाइप लेयर होती है, यानी वो रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि हमारे पास एड्रेस प्रोवाइड करे, और इसी तरह वो कंपेटेबल हो इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक। तो वो उस किस लेयर की जिम्मेदारी होती है जब हम मैसेज सेंड कर रहे हो। तो हमारे पास जिस लेयर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। इसको आपने याद रख लेना, एप्लीकेशन लेयर की जिम्मेदारी होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो किस चीज़ की कलेक्शन है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो है हमारे पास वो है फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर हार्डवेयर किस चीज़ की कलेक्शन है? ये फिजिकल पार्ट है किसी भी कंप्यूटर के सिस्टम का। टू कंट्रोल एक्सेस टू द प्रिंटर द डैश मस्ट कीप ट्रैक ऑफ वेदर द प्रिंटर हैज़ बीन एलोकेटेड। अगर हमने टू कंट्रोल एक्सेस टू द प्रिंटर, अगर हमने प्रिंटर के एक्सेस को कंट्रोल करना है तो किस चीज़ का जो है ट्रैक हमें रखना चाहिए? वेदर द प्रिंटर हैज़ बीन एलोकेटेड। तो हमें जो है कौन सी चीज़ जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट कीप, यानी कौन ट्रैक रखे हमारे पास कि प्रिंटर जो एलोकेट किया गया है या फिर नहीं। तो उसके लिए हमारे पास होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये ट्रैक रखना चाहिए कि भाई प्रिंटर जो एलोकेट हुआ है या नहीं। तो हमें अगर एक्सेस चाहिए प्रिंटर के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ट्रैक रखना पड़ेगा प्रिंटर का कि एलोकेट हुआ है या कि नहीं। नेक्स्ट हमसे हमारे पास क्या है, विच प्रोग्राम डू यू यूज टू क्रिएट अ स्प्रेडशीट। यानी कौन से प्रोग्राम को जो है आप यूज़ करोगे अगर आप स्प्रेडशीट बनाओ। मेरे ख्याल में ये एमसीक्यू जो है वो रिलेवेंट नहीं है क्योंकि ये एमएस एक्सेल वगैरह आ गए, ये फाइनल टर्म के हमारे पास सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज जो है हमारे पास यूज होती है? जो लैंग्वेज यूज होती है हमारे पास वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमारे पास है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। इसको अपने याद रख लेना है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सूडो कोड। तो सूडो कोड से रिलेटेड हमारे पास इनमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, वो हमने वो स्टेटमेंट बताना है। तो सूडो कोड हमारे पास जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो है हमारे पास है सूडो कोड इज एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन। तो ये एक स्टेटमेंट हमारे पास है, ये ट्रू नहीं है, यानी ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेरी इज द सेट ऑफ वर्ड्स गिवन टू द सर्च इंजन फॉर। क्वेरी हमारे पास क्या होती है, जो एक वर्ड होती है यानी सेट ऑफ वर्ड होती है। किस तरह से होती है, जो हम सर्च इंजन को देते हैं। तो आपको पता होगा क्वेरी का मतलब क्या हुआ है, ये एक सेट ऑफ वर्ड है जो हम सर्च इंजन को देते हैं। तो क्वेरी, अब कोई भी क्वेरी हो सकती है। मान के चलो ये गूगल का सर्च ले लो, सही है, ये मछली बन गई, लेकिन चलो जो भी है सर्च इंजन है ये गूगल का। अब इसके अंदर आप कोई क्वेरी दोगे जो कि वर्ड्स के ऊपर होगी, यानी मान के चलो मुझे CS101 के हैंडआउट्स चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, CS101 हैंडआउट्स। तो ये क्या हो गई, ये एक मेरी क्वेरी हो गई और इसके मुख्तलिफ वर्ड्स पे जो कि मुश्तमिल है, सही है, हैंडआउट, सही है। तो ये हमारे पास एक मुख्तलिफ वर्ड्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, CS101 हैंडआउट्स। तब ये मैंने गूगल सर्च इंजन के अंदर सर्च किया, क्लिक करेंगे तो जैसे ही सर्च होगा उसके बाद क्या होगी, एक क्वेरी जो है सर्च इंजन के अंदर रन होगी। इससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये क्वेरी है जो कि हमने सर्च की, उसके बाद हमारे पास
वर्ड्स के ऊपर, मुख्तलिफ वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, ये क्यूरी हम यूज़ करते हैं और जो सर्च इंजन को देते हैं तो ये क्या कहलाती है, जो सर्चिंग कहलाता है हमारे पास, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें शो होती हैं। सही है। गिवन थ्रू द सर्च इंजन क्या होती है, स्क्रॉलिंग तो नहीं होती, मैनिपुलेशन भी नहीं है, एक्सट्रैक्ट भी नहीं करता कुछ भी चीज़, बस सर्च करते हैं हम। हर दफ़ा आप कोई भी क्यूरी लिखोगे सेट ऑफ वर्ड्स की और सर्च करोगे तो आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, तो ये सर्चिंग का प्रोसेस कहलाता है, जब हम सर्च इंजन के थ्रू चीज़ें सर्च करते हैं अपनी क्वेरी लिख करके। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इन राइट सर्कुलर शिफ्ट इज परफॉर्म्ड ऑन अ डैश एट टाइम, सेम बिट पैटर्न इज ऑब्टेन एज इट स्टेटेड। तो हमारे पास क्या है, इफ राइट सर्कुलर शिफ्ट इज परफॉर्म, अगर राइट सर्कुलर शिफ्ट जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है ऑन अ डैश एट टाइम, किस चीज के ऊपर हमारे पास एक परफॉर्म किया है 8 दफा, सेम बिट पैटर्न इज ऑब्टेन एज इट स्टार्टेड, यानी सेम वही बिट पैटर्न जो है वो ऑब्टेन किया गया है जैसे ही हमने इसको स्टार्ट किया। तो ये किसके ऊपर होगा, तो बाइट साइज बिट पैटर्न जो होगा उसके अंदर हमारे पास ये परफॉर्म किया जाएगा राइट सर्कुलर शिफ्ट 8 दफा, बाइट साइज बिट पैटर्न के अंदर 8 दफा परफॉर्म किया जाएगा राइट सर्कुलर शिफ्ट। समझ आ गई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, इसको आपने एज इट इज रट लेना है। TLD स्टैंड फॉर के MCQ जितने भी है, एब्रीवेशन के जितने भी है, फुल फॉर्म जितने भी है वो आपको याद होने चाहिए, कुछ भी इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। इसी तरह TLD यहाँ पे पूछा जा रहा है, TLD की फुल फॉर्म क्या है, यानी TLD स्टैंड्स फॉर, तो TLD स्टैंड्स फॉर टॉप लेवल डोमेन, यानी TLD, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। FIFO इज एब्रीवेशन ऑफ, यानी FIFO की एब्रीवेशन यानी फुल फॉर्म क्या है वो हमने बतानी है। FIFO का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO, तो इसको आपने याद रख लेना है, FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस डिस्क्राइब स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, तो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट को कौन डिस्क्राइब करता है तो वो हमने बताना है। तो ये क्या है, ये एक टॉप डाउन अप्रोच है जो कि इसको डिफाइन करवा रहे हैं हम, यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट सूटेबल है स्टेप वाइज रिफाइनमेंट के लिए, जो कि इसको बयान करती है, डिस्क्राइब करती है, तो वो स्टेटमेंट हमने इनमें से बतानी है। तो इज इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच, ये बेस्ट डिफाइन कर रही है इस स्टेप वाइज रिफाइनमेंट के प्रोसेस को, तो इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, एन एग्जांपल ऑफ डैश टेक्निक इज कॉन्सिक्यूटिव फ्रेम ऑफ अ मोशन पिक्चर, यानी एन एग्जांपल ऑफ डैश टेक्निक, कौन से टेक्निक की एग्जांपल है कि हमारे पास जो कंसेक्यूटिव फ्रेम ऑफ अ मोशन पिक्चर जो दी हुई है, तो ये रिलेटिव इनकोडिंग की टेक्निक है, एग्जांपल है रिलेटिव इनकोडिंग की कंसेक्यूटिव फ्रेम ऑफ अ मोशन पिक्चर, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है, इसको आपने याद रख लेना है, रिलेटिव इनकोडिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। डैश इज यूज टू स्टोर कलरफुल इमेजेस, जब भी हमने कलरफुल इमेजेस को स्टोर करना हो तो तब हम कौन सा जो है यूज करते हैं, डैश इज यूज, यानी कौन यूज होता है उस वक्त, तो RGB यूज होता है, और RGB से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट MCQ भी पूछा जाता है, तो आप गलत नहीं कर देना, और वो हमारे पास होता है, ये होता है हमारे पास RGB रेड ग्रीन ब्लू, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बाकी जो भी हो देखा जाएगा। तो रेड ग्रीन ब्लू होता है, और यहाँ पर जो इसने पढ़ा नहीं होता तो वो ब्लैक भी ऐड कर देता है, तो फालतू में आपका नंबर कट जाएगा। तो ये ब्लू होता है लास्ट वाला, ये आपको याद होना चाहिए। स्टार्टिंग के दो तो हर किसी को याद होते हैं, ब्लू और ब्लैक में कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्लैक लिख कर आ जाते हैं, तो ब्लैक नहीं होता, ब्लैक को आपने भूल जाना है, ब्लू होता है। ब्लू मेन होता है हमारे पास कलर, रेड ग्रीन ब्लू सारे मेन जो कलर होते हैं वही होते हैं, ब्लैक नहीं होता। RGB किसके लिए हम यूज़ करते हैं, कलरफुल इमेजेस को स्टोर करने के लिए, और RGB की फुल फॉर्म की मैंने बता दी, रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी RGB, रेड ग्रीन ब्लू, और कलरफुल इमेजेस स्टोर करने के लिए हम RGB को ही यूज़ करते हैं। बाइनरी नोटेशन इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिक वैल्यूज यूजिंग ओनली द डैश, तो बाइनरी नोटेशन एक वे है रिप्रेजेंट करने का, और जो न्यूमेरिक वैल्यूज के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग ओनली द डैश। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 0 और 1 हम यूज़ करते हैं, और एट ए टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट को यूज़ करते हैं, या तो वो 0 होता है या फिर 1 होता है, लेकिन ये 2 डिजिट्स हम यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है 0 और 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। अब बिट क्या है, तो बिट हमारे पास एक बेसिक यूनिट है, प्रोग्राम है, या फिर क्या है, तो बिट आपको याद रखना है, हैंडआउट्स की बाकायदा लाइन है, तो बिट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज होता है हमारे पास, बिट एक बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज होता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
When an application wants to display something on the screen, it notifies the dash। तो जब भी किसी भी एप्लीकेशन यानी जो भी एप्लीकेशन चाहता है कोई भी डिस्प्ले करवाना स्क्रीन के ऊपर, कोई भी एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल किया है वो अपना डिस्प्ले शो करवाना चाह रहे हैं, तो क्या करते हैं, इट नोटिफाइज द डैश, यानी वो किसको नोटिफाई करता है, तो वो नोटिफाई करता है विंडो मैनेजर को, वो नोटिफाई करते हैं। तभी अपना जो भी प्रोग्राम किसी ने क्लिक किया किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो सबसे पहले किसको नोटिफाई करेगा, विंडो मैनेजर को करेगा। उसके बाद इजाजत मिलेगी तो अपना जो डिस्प्ले है वो स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारे पास, प्रोसेस इज अ डैश एक्टिविटी। प्रोसेस हमारे पास कौन सी एक्टिविटी के अंदर आएगी, तो प्रोसेस हमारे पास एक डायनेमिक एक्टिविटी है, इसको आपने याद एज इट इज रख लेना है कि प्रोसेस इज अ डैश एक्टिविटी, तो प्रोसेस इज अ डायनेमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है डैश कैन स्टोर यूनिक पैटर्न ऑफ 21 बिट्स। तो कौन जो है वो स्टोर कर सकता है यूनिक पैटर्न्स को 21 बिट का, तो हमारे पास डैश कैन स्टोर यूनिक पैटर्न ऑफ 21 बिट्स। तो यूनिकोड जो होता है हमारे पास वो स्टोर कर सकता है यूनिक पैटर्न्स 21 बिट्स का, तो इसको आपने याद रख लेना है। डैश कैन स्टोर यूनिक पैटर्न ऑफ 21 बिट्स, यूनिकोड जो है हमारे पास स्टोर कर सकता है। एसकी भी नहीं है और एनसी भी नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। कहीं पे भी मेंशन हो तो आपने उसको नहीं रखना। यूनिकोड जो है उसका करेक्ट आंसर है। यूनिकोड कैन स्टोर यूनिक पैटर्न ऑफ 21 बिट्स। इन एक्सेस नोटेशन डैश ऑफ बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच वैल्यू। एक्सेस नोटेशन के अंदर डैश ऑफ बिट्स यानी कितने बिट्स होते हैं हमारे पास जो कि यूज करते हैं रिप्रेजेंट करना, हर एक की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स जो है वो हम यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डैश इज अ शॉर्ट वर्जन ऑफ बाइनरी डिजिट, यानी कौन सा जो है वो शॉर्ट वर्जन है बाइनरी डिजिट का, स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर डेटा। तो बिट हमारे पास एक शॉर्ट वर्जन है बाइनरी डिजिट का और एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या हमारे पास, द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। वो डिवाइस जो कि हमारे पास डेटा को स्टोर करता है वो क्या कहलाता है, तो वो डिवाइस कहलाता है स्टोरेज डिवाइस। नाम क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है, आधे से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है कि जो डेटा को स्टोर करे तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। यूजिंग एमपेग टेक्निक, एमपेग यानी एमपीईजी टेक्निक, वीडियो प्रेजेंटेशन कैन बी सक्सेसफुली रिलाइड और कम्युनिकेशन पाथ दैट प्रोवाइड ट्रांसफर रेट ऑफ डैश। अगेन एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास, अगर हम एमपेग टेक्निक को यूज करते हैं जो वीडियो की रिप्रेजेंटेशन होती है वो सक्सेसफुली रिलेड हो जाती है। और कम्युनिकेशन पाथ दैट प्रोवाइड ट्रांसफर रेट ऑफ, यानी जो प्रोवाइड करेगा ट्रांसफर रेट, तो वो ट्रांसफर रेट कितना होना चाहिए, 40 MBPS का होना चाहिए। विच इज द करेक्ट फॉर्मेट टू फाइंड आउट अ वैल्यू फ्रॉम एनी गिवन लिस्ट। तो कौन सा करेक्ट फॉर्मेट होता है अगर हमने किसी चीज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है लिस्ट के अंदर से, तो उसके लिए हम सर्च की जो है वो क्यूरी लगाएंगे। तो वो होती है हमारे पास इस तरह से नहीं होती है। बाकी गलत फॉर्म भी आपने देख लेनी है ताकि वो ना लिख दो। तो सर्च और इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे। ये करेक्ट फॉर्मेट है लिस्ट के अंदर, यानी मुख्तलिफ लिस्ट होंगे, मुख्तलिफ चीजें एक ही जगह पे होंगी, उस लिस्ट में से सर्च करना हो किसी भी चीज को, तो उसके लिए हम इस तरह से सर्च लिखेंगे और ये हमारे पास ब्रेसेस के साथ हमने उसको सर्च करना है, तभी हमारे पास कोई ना कोई चीज लिस्ट के अंदर से हम सर्च कर पाएंगे। TIFF इज एब्रीवेशन ऑफ, तो TIFF जो है वो किस चीज की एब्रीवेशन है, उसका फुल फॉर्म बताना है हमने। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है हमारे पास क्या है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। TI यानी टैग्ड इमेज, FF मतलब फाइल फॉर्मेट, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डैश लूप स्ट्रक्चर रेफर्ड टू एज पोस्ट टेस्ट लूप। तो कौन सा लूप स्ट्रक्चर जो है उसको हम रेफर करते हैं, यानी उसको रेफरेंस देते हैं कि भाई तू क्या है, पोस्ट टेस्ट लूप कहलाता है। यानी कौन सा जो है हमारे पास लूप स्ट्रक्चर जो है वो रेफर्ड है हमारे पास पोस्ट टेस्ट लूप से, तो होता है हमारे पास रिपीट लूप स्ट्रक्चर है जिसको हम रेफर करते हैं एज अ पोस्ट टेस्ट लूप। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, डिजिट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंट द डैश। तो जो डिजिट्स हैं हमारे पास लेफ्ट साइड पे वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर। लेफ्ट साइड पे कौन रिप्रेजेंट करता है, डिजिट्स जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर। अच्छा, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं कि डिजिट्स जब लेफ्ट साइड पे होते हैं तो तब क्या होता है, इसी तरह राइट साइड पे हो तो फिर तब क्या होगा, तो वो चीज़ भी पता होनी चाहिए। तो याद रहे यहाँ पे तो इन्होंने ऑप्शन में जान छोड़ा दी है, वही सेम ऑप्शन बार बार लिख दिया है।
तो यहाँ पर क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल होल नंबर के बाद होता है फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट। सही है, तो हमारे पास अगर फ्रैक्शनल हो तो तब कौन सा होगा, तो जब डिजिट्स लेफ्ट साइड पे होते हैं हमारे पास तो तब होल नंबर होता है। याद रहे कि जब डिजिट लेफ्ट साइड पे हो, सही है, लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट पे हो, पॉइंट रिप्रेजेंट्स द रेडिक्स पॉइंट होता है हमारे पास, जो रेडिक्स पॉइंट होता है, इसके लेफ्ट पे अगर कोई चीज आ जाए यानी लेफ्ट साइड पे आ जाए तो वो क्या होगी, वो जो डिजिट्स लेफ्ट साइड पे आएंगे उनको हम बोलते हैं होल नंबर, और इस रेडिक्स पॉइंट के जो राइट साइड पे कोई भी चीज आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल बोलेंगे। ये चीज आपने याद रख लेनी है। लेफ्ट साइड मतलब होल नंबर, राइट साइड मतलब फ्रैक्शनल, ये दोनों चीजें आपने माइंड में बिठा लेनी है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके साथ शेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, जूम आउट करते हैं इसको। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, एस्टेब्लिशिंग अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ बिल्डिंग block from which algorithm representation can be constructed, such a building block is called dash। तो इस तरह की जो बिल्डिंग ब्लॉक होगी उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव। प्रिमिटिव इसका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। 44 and 45, now 46। जनरली हाउ मेनी स्टेप्स अ मशीन साइकिल है, तो मशीन साइकिल के अंदर जनरली आमतौर पर कितने स्टेप्स होते हैं, तो मशीन साइकिल के जो है वो आमतौर पर हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं 3 स्टेप्स होते हैं, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज MIDI स्टैंड फॉर, तो MIDI की जो फुल फॉर्म है वो हमने बतानी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास। तो M से मुराद होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है RISC इज एब्रीवेशन ऑफ, तो RISC की फुल फॉर्म क्या है, तो R से मतलब होता है रिड्यूस, I से इंस्ट्रक्शन, S और C से मतलब सेट कंप्यूटर, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी यानी RISC इज द एब्रीवेशन ऑफ reduce instruction set computer। नेक्स्ट है यूजर कैन सी डायरेक्शन और फाइल्स बाय यूजिंग डैश, तो यूजर जो है मुख्तलिफ डायरेक्टरीज को देख सकता है या फिर फाइल्स को देख सकता है, किसको यूज करके, विंडो एक्सप्लोरर को यूज करके हम ये काम कर सकते हैं, जो कि हमारे पास इस पर क्लिक करेंगे, सर्च के थ्रू जाएंगे, वहां से हम सारे के सारे फाइल्स को, डायरेक्टरीज को इजीली देख सकते हैं अगर हम विंडो एक्सप्लोरर को यूज करेंगे तो। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कौन से जो है रजिस्टर की टाइप है वो हमारे पास यूज होती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो हमने बतानी है, और वो हमारे पास है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसको हम यूज करते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। यानी रजिस्टर की कौन सी टाइप यूज होती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, तो वो होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। TLD स्टैंड फॉर टॉप लेवल डोमेन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। अगेन ये बाइनरी एडिशन जो कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, मुख्तलिफ तरह से आपसे पूछा जा सकता है। एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो क्या है हमारे पास, कि जब 1 को 1 में ऐड करेंगे बाइनरी के अंदर तो वो 10 के इक्वल होता है। एक चीज़ आपने याद रख लेनी है, ये बाइनरी एडिशन इस तरह से होती है। नॉर्मल एडिशन जो हम करते हैं तो उसमें 1 + 1 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे बाइनरी की बात हो रही है तो बाइनरी में बाइनरी ही करना है आपने। ये प्लस है ना, डिवाइड तो नहीं है, हाँ प्लस है, तो बाइनरी में क्या करते हैं हम, प्लस कर रहे हैं यहाँ पर, तो 0011 है और 10010 है, इनको हमने करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टार्ट में जो है उसको स्टार्ट में लिख देना है, जिस तरह से लिखा हुआ है 0011 इस तरह से लिख दिया। फिर क्या है 0010 00, फिर क्या है 10, करना क्या है, एडिशन करनी है, तो एडिशन करते हैं। उससे पहले 101 को तो मैंने बता दिया। अब बाइनरी के अंदर आपको पता है या तो 1 होता है या फिर 0 होता है, क्वेश्चन के अंदर भी आपने देख लिया। अब आपने देख लिया कि 1 जब आएगा तो 10 हो जाएगा, लेकिन जब 1 के साथ 0 आए तो तब क्या होगा, और जब 0 स्टार्ट में चला जाए और फिर 1 के साथ आए तो फिर क्या होगा। तो याद रहे दोनों कंडीशन में जहाँ पे 0 और 1 की जो है शामिल होगा तो वहाँ पे आएगा आंसर 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। ये चीज़ आपने माइंड के अंदर बिठा लेनी। और जब 0 + 0 आएगा जहाँ पे भी, तो तब क्या आएगा आंसर, तब भी आंसर आएगा 0। जब 0 और 0 आ जाए तो आंसर 0 होगा, 1 और 1 आ जाए तो 10 होगा, फिर 1 के साथ 0 आए फिर या फिर 0 के साथ 1 आए तो फिर 1 आंसर होगा।
ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई। अब एमसीक्यू की तरफ अब इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। 1 और 0 को ऐड करूँगा तो आंसर क्या आएगा, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 1 और 0 को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। इधर देख चुके हैं हम कि 1 और 0 को ऐड करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। यहाँ पर हमने देखा था कि 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। अब 10 इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। अब जो मैथ का रूल है वही यहाँ पे भी फॉलो होगा, तो जो राइट साइड पे होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे और जो दूसरा 1 होगा वो कैरी होके ऊपर चला जाएगा। तो 0 के ऊपर एक 1 चला गया। अब वहां से अब हम देखेंगे तो पहले तो 0 0 था, लेकिन अब क्या हो गया, 1 और 0 हो गया। तो 1 और 0 को करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। सही है। उसके बाद 0 और 0 क्या होता है, 0 और 0 हम देख चुके हैं, 0 और 0 0 के ही इक्वल होता है, यानी प्लस करने के बाद 0 प्लस 0 0 ही होगा। तो 0 1 0 1 आंसर आ जाएगा, यानी 0 1 0 1 ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ ये बाइनरी एडिशन आपको आती होगी। सिंपल सी चीज़ है, कोई इसके अंदर डिटेल या कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 1 प्लस 1 जो है वो 10 होता है। 1 के अंदर जो भी हम प्लस करते हैं 0 हो या फिर 0 प्लस 1 हो, सही है। 1 के अंदर 0 करो या फिर 0 में 1 करो तो आंसर दोनों सूरत हाल में 1 ही आएगा, और जब 0 में से 0 प्लस करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। बस ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बाकी सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, द सेट ऑफ टास्क दैट इंश्योर्स द सॉफ्टवेयर इज करेक्टली इम्प्लीमेंट्स अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज वैलिडेशन। तो ये वैलिडेशन की डेफिनेशन है, वो सेट ऑफ टास्क जो कि इंश्योर करता है सॉफ्टवेयर को कि करेक्टली इम्प्लीमेंट कर रहा है तमाम चीज़ों को। स्पेसिफिक फंक्शन जो है उसके अंदर वो क्या कहलाएगा, वो वैलिडेशन कहलाएगा। FTP डैश कुड चेक ऑल इनकमिंग फाइल्स। तो वो FTP कौन सा, FTP सर्वर जो है हमारे पास वो चेक करता है कि तमाम जो इनकमिंग फाइल्स हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ नॉन वायरसेस, तो जो भी नॉन वायरसेस है उनकी प्रेजेंस के लिए चेक करने के लिए हमारे पास जो है वो कौन सा सर्वर हम यूज़ करते हैं। या तो वो इन तमाम को ब्लॉक कर दें इन्फेक्टेड फाइल्स को, और या फिर हमें आगाही दे दें, यानी उनकी प्रेजेंस का हमें बता दे कि भाई ये वायरस इसके अंदर है या फिर नहीं है। ज़्यादातर आपने गूगल ड्राइव के अंदर देखा होगा लार्ज फाइल हार्मफुल फाइल में कंटेन वायरसेस, तो वो जो चीज़ होती है इसी तरह हमारे पास वो कौन करता है, तो वो FTP प्रॉक्सी सर्वर जो है वो करता है हमारे पास। ये हमें बताता है कि जो इनकमिंग फाइल्स आ रही हैं उनके अंदर वायरसेस का खदशा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, या फिर उनको ब्लॉक कर देता है, हमें इंस्टॉल करने नहीं देता। तो वो प्रॉक्सी सर्वर FTP प्रॉक्सी सर्वर ही होता है। डैश वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द वेब, यानी पहले बंदे कौन थे, तो टिम बर्नर्स ली, ऑलरेडी देख चुके हैं, रिपीट हो रहा है। One of the major use of dash operation is for placing zeros in one part of a bit pattern while not disturbing the other part। तो मेन जो यूज़ होगा, मेजर यूज़ होगा किस ऑपरेशन का, फॉर प्लेसिंग जीरोज इन वन पार्ट, तो होता है एंड। इसको आपने एज याद रख लेना है कि एंड वो ऑपरेशन होते हैं, हम उसको प्लेस करते हैं जीरोस में वन पार्ट में और बिट पैटर्न को बजाय डिस्टर्ब करने के किसी दूसरे पार्ट को, तो एंड इसका करेक्ट आंसर होगा। लेबनीज मशीन वर अचीव्ड बाय ऑब्जर्विंग द डैश पोजीशन, तो फाइनल गियर की पोजीशन को ऑब्जर्व किया था इसने, तो तभी अचीव हुआ था, तो फाइनल गियर इज द करेक्ट आंसर। इन डैश द ऑपरेटिंग सिस्टम में बी कॉपीड फ्रॉम अ डिस्टेंस मशीन और अ नेटवर्क। तो इसके अंदर हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कॉपीड हो सकता है किसी भी डिस्टेंट मशीन के थ्रू और अ नेटवर्क, तो होता है हमारे पास स्मॉल वर्क स्टेशंस। Dash stores bit as tiny electric charge that refreshes many times a second। तो कौन जो होता है वो हमारे पास स्टोर करता है बिट्स को एज अ टाइनी इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि रिफ्रेश करता है, रिफ्रेश होता है मेनी टाइम्स, यानी बार बार रिफ्रेश होता है सेकेंड्स के अंदर, तो होता है डी रैम होता है हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी रैम। LAN स्टैंड फॉर, तो इसका फुल फॉर्म इसका फुल फॉर्म हमारे पास क्या है, तो फुल फॉर्म क्या है LAN का, LAN का फुल फॉर्म क्या है, LAN का हमारे पास फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लार्ज एरिया नेटवर्क नहीं है, क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। यही आपके माइंड में होना चाहिए कि लोकल एरिया नेटवर्क है, लार्ज एरिया नेटवर्क नहीं है, गलत नहीं कर देना। लार्ज के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, WA वाइड एरिया नेटवर्क, WAN वैन। जहाँ पे भी वैन आए यानी दूर दराज इलाकों की बात हो रही हो, डेमोग्राफिक वगैरह की, तो वहाँ पे इन्होंने ये लैन भी दिया होगा, लार्ज एरिया लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस लोकल को लार्ज नहीं समझ बैठना कि दूर दूर तक,
दूर दूर के लिए कौन सा यूज होता है, वाइड एरिया नेटवर्क वेन यूज होता है, लेकिन अगर लोकल एरिया नेटवर्क होगा तो तब लेन होगा LAN। नेक्स्ट एन एग्जांपल ऑफ डैश टेक्निक इज कंसेक्यूटिव फ्रेम ऑफ अ मोशन पिक्चर। तो रिलेटिव इनकोडिंग जो है हमारे पास ये एक टेक्निक है जो कि कंसेक्यूटिव फ्रेम है किसी भी मोशन पिक्चर का। टू कंट्रोल एक्सेस टू द प्रिंटर द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट कीप ट्रैक, इसको देख चुके हैं हम। Software the units that communicate with controller are sometimes directly to the peripheral devices are called device driver। वो सॉफ्टवेयर यूनिट्स जो हमारे पास कम्युनिकेट करते हैं कंट्रोलर के साथ या फिर समटाइम्स यानी कभी कभार डायरेक्टली जो है वो पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कांटेक्ट करते हैं, तो वो कौन होते हैं यानी कम्युनिकेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो डिवाइस ड्राइवर्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। यू माइट सर्च द फॉलोइंग और सिमिलर थिंग एंड माइट गेट अनप्लेजेंट रिजल्ट विच माइट डिप्रेस यू। तो आप किस चीज़ से रिलेटेड अगर सर्च करते हो या फिर इससे रिलेटेड सिमिलर चीज़ें सर्च करते हो एंड माइट गेट अनप्लेजेंट रिजल्ट्स, और हो सकता है कि आपको जो है वो मुख्तलिफ किस्म की यानी ना खुश करने वाले रिजल्ट्स मिले जो कि आपको डिप्रेशन में डाल सकते हैं, तो स्किन कंडीशन से रिलेटेड आपने सर्च नहीं करना, ये कैटेगरी आपने सर्च नहीं करनी। नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या है, द डिस्पैचर एलोकेट्स डैश। तो डिस्पैचर क्या एलोकेट करता है, टाइम स्लाइसेस को एलोकेट करता है, एज इट इज आपने माइंड में बैठा लेना है। द डिस्पैचर एलोकेट्स टाइम स्लाइसेस within a transfer category which instruction is used to communicating with devices outside the CPU। outside the CPU कौन communicate करता है, तो हमारे पास होता है IO instruction। I/O instruction is the correct answer। Our which type of bus CPU can fetches its instruction from memory, यानी which type of bus CPU जो होता है हमारे पास वो fetch कर सकता है instructions को मेमोरी से, तो वो होता है सिस्टम बस। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या बचा हो, द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यानी फॉल्स स्टेटमेंट हमने बताना है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए जो कि है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम रिमेन्स मोर ऑफ एन आर्टिस्टिक स्किल टू बी डेवलप्ड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। which of the following is true about problem solving, ability to solve problem remains more of an artistic skill to be developed। तो ये हमारे पास क्या, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। हमने क्या बताना था, ट्रू स्टेटमेंट बताना था प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसको आपने दैट इज याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो एक करेक्ट आंसर आ जाएगा जो कि ट्रू है प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास क्या, डैश इज अ शॉर्ट वर्जन ऑफ बाइनरी डिजिट। बिट होता है हमारे पास एक शॉर्ट वर्जन है बाइनरी डिजिट का, या फिर हम इसको कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर डेटा। मैनी कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरर टुडे यूज्ड एटलीस्ट डैश फॉर स्टोरिंग वैल्यूज इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन इंस्टेड ऑफ द 8 बिट वी हैव यूज्ड हियर। तो अभी ज़्यादातर जो कंप्यूटर यूज होते हैं या तो 32 होते हैं, अभी तो 64 पे भी हैं, तो 32 आपने याद रख लेना है कि 32 बिट्स होते हैं स्टोरिंग वैल्यूज के हिसाब से, तो 32 बिट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। आफ्टर हाउ लॉन्ग वी शुड टेक द सैंपल डिपेंड्स ऑन हाउ डैश डेफिनेशन साउंड रिकॉर्डिंग आर रिक्वायर्ड। तो हमारे पास हाउ लॉन्ग वी शुड टेक द सैंपल, तो हमें कितने टाइम बाद जो सैंपल लेना चाहिए डिपेंड करता है हाउ डैश डेफिनेशन साउंड रिकॉर्डिंग आर रिक्वायर्ड। तो एक्यूरेट एंड हाई जो है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है माउस इज यूज टू डैश एन आइकन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। जो माउस को हम यूज करते हैं उसको हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, टू डैश एन आइकन, यानी किसी भी आइकन को किस के लिए जो है माउस हम यूज करते हैं। तो माउस को हम यूज करते हैं, आपको याद पता होना चाहिए कि माउस को हम यूज करते हैं जो कि ऐसा आइकन है जिसको हम पॉइंट कर सकते हैं। मान के चलो यूज के ऊपर मैंने यहाँ पे पॉइंट कर दिया, सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो सिलेक्ट कर दूंगा, ड्रैग करना चाह रहा हूं तो किसी को खींच कर ड्रैग कर दूंगा। तो ये तमाम के तमाम काम जो है वो माउस का आइकन कर सकता है। तो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। द HTML सोर्स डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, हेड एंड बॉडी ऑलरेडी देख चुके हैं। पॉइंटर इज अ डैश डिवाइस, तो पॉइंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, इसको आपने दैट इज याद रख लेना है, इसमें कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंटर क्या है, पॉइंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। When applied to a list with n entries, the sequential search algorithm will interrogate with an average of dash entries। तो जब हमने
लिस्ट के ऊपर जो है एंट्रीज को चेक करना होगा, यानी अप्लाई करना होगा सर्च एल्गोरिथम को, तो हमें क्या सर्च करना होगा, जब n नंबर ऑफ एंट्रीज होगी तो आपने याद रखना है कि n कैपिटल N/2 हमने कर देना है, तो तब हम n नंबर ऑफ एंट्रीज को जो है वो सर्च एल्गोरिथम वहां पर हो सकता है लगा सकते हैं, तो कैपिटल N/2 के थ्रू करेंगे। द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिथम मस्ट लीड टू डैश, तो जो भी एग्जीक्यूशन होती है किसी भी एल्गोरिथम की तो उसको लाजमी आखिर तक जो है वो चलना चाहिए, मस्ट लीड टू एंड, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ द फ्लैग मस्ट बी रिट्रीव फ्रॉम मेन मेमोरी मैनिपुलेटेड विद इन द डैश एंड फाइनली सॉर्टेड इन मेमोरी, तो मैनिपुलेटेड विद इन द सीपीयू इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ प्रोग्राम दैट इज बिलीव्ड टू बी करेक्ट एंड अ प्रोग्राम दैट इज करेक्ट, द टू आर, ये दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ ये सेम है, सेम नहीं है, या फिर टोटली सेम है, या फिर नॉट नेसेसरली सेम, यानी जरूरी नहीं है कि सेम हो। अ प्रोग्राम दैट इज बिलीव टू बी करेक्ट, वो प्रोग्राम जिसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं हम कि हाँ ये करेक्ट हो सकता है, और वो प्रोग्राम जो कि करेक्ट है, जाहिर सी बात है जमीन आसमान का फर्क है, एक करेक्ट हो सकता है जिसका हमें बिलीव है, हो सकता है कि वो करेक्ट हो, और दूसरे प्रोग्राम का हमें यकीन है कि ये करेक्ट है, तो दोनों में फर्क है। हो सकता है जिसको हम बिलीव रख रहे हैं उसमें कोई इश्यू हो सकता है, कोई ना कोई फर्क आ जाए उसके अंदर, वो रन सही से ना करे, और उसके बरक्स दूसरा प्रॉब्लम है जो कि हमारे पास जो है ट्रू है, जो करेक्ट प्रोग्राम है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये नॉट नेसेसरली सेम, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, या फिर हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि सेम नहीं है, क्योंकि बिलीव किस चीज का किया जा रहा है कि हो सकता है कि करेक्ट होगा ये, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये भी सेम होगा, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि टोटली जो है वो डिफरेंट होगा, ना टोटली डिफरेंट हम बोल सकते हैं, ना टोटली सेम बोल सकते हैं। हम ये कहेंगे न्यूट्रल जुमला बोलेंगे, नॉट नेसेसरली सेम, जरूरी नहीं है कि सेम हो। व्हाट डज MIDI स्टैंड फॉर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी। इट इज सेम एज द एडिशन इन डेसिमल सिस्टम, यानी इट इज सेम होता है एडिशन इन डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम के अंदर एडिशन जो होती है हमारे पास सेम होती है। यू नीड टू अलाइन द रेडेक्स पॉइंट एंड परफॉर्म द एडिशन एज वी डिड इन सिंपल बाइनरी और डिजिटल डेसिमल सिस्टम, तो ये दोनों आपने एज इट इज याद रख लेने, इसमें कोई खास बात नहीं लिखी हुई। आंसर क्या है, बाइनरी और डिजिटल सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डैश इज अ शॉर्ट वर्जन ऑफ बाइनरी डिजिट, तो बिट होता है हमारे पास बाइनरी डिजिट का शॉर्ट वर्जन। डैश कैन स्टोर यूनिक पैटर्न ऑफ 21 बिट्स, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि वो होता है हमारे पास डैश कैन स्टोर यूनिक पैटर्न ऑफ 21 बिट्स। यहाँ पे एस की जो है वो मेंशन किया हुआ है, इसको मैं दोबारा से देखूंगा, इसके अंदर मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है, इसको देख के मैं फिर आपको यहाँ से ही वीडियो कंटिन्यू करूंगा। तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ये ना ही एस की है ना ही NC है, ये दोनों आपने मार्क नहीं करने, जो कि रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर कौन सा है, वो है यूनिकोड। यूनिकोड इज द करेक्ट आंसर, 100% करेक्ट आंसर है। यूनिकोड जो है हमारे पास वो स्टोर कर सकता है, यूनिकोड कैन स्टोर यूनिक पैटर्न ऑफ 21 बिट्स, तो 21 बिट्स को स्टोर कौन करेगा, यूनिक पैटर्न को, वो होगा यूनिकोड। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये अपने माइंड में बिठा लेना है, तो यूनिकोड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारे पास, उसको देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, डैश CPU कैन बेटर कोप विद एवर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, तो कौन सा CPU होगा, तो मोर कॉम्प्लेक्स CPU होगा जो कि बेटर कोप कर सकता है इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ। एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव डेसिमल नंबर कंटेन डैश स्टेप्स, तो वो एल्गोरिथम फाइंड करने के लिए, जो फाइंडिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को फाइंड करने के लिए किसी भी पॉजिटिव डेसिमल नंबर का, तो वो कितने स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है, तो वो 3 स्टेप्स, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। इफ वी आर इंटरेस्टेड टू सर्च एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट वी कैन यूज डैश ऑपरेटर, अगर हमारा इंटरेस्ट है या फिर हम इंटरेस्टेड हैं कि हम कुछ भी सर्च कर सकें जो डॉक्यूमेंट, बॉडी का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर, तो हम डॉक्यूमेंट के अंदर जो बॉडी वाला पार्ट है उसके अंदर अगर हमने कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे एंड टेक्स्ट ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर बी, किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए बॉडी वाले सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट, एन इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ डैश इज एन एलोकेशन ऑफ द मशीन रिसोर्सेज फॉर टू द प्रोसेस इन द सिस्टम,
जो इम्पोर्टेंट टास्क होता है ऑफ इन डैश यानी किसका होता है, ये सारा का सारा टास्क तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, रोबोट कैन बी गाइडेड बाय एंड डैश। तो रोबोट्स को हम किस तरह से गाइड कर सकते हैं, जो प्रॉपर स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमने बताना है, वो कौन सा होगा यहाँ पर। एन एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस आर द कंट्रोल में बी एम्बेडेड विदन, या फिर इंटरनल कंट्रोल डिवाइस आर द कंट्रोल में बी एम्बेडेड विदन। तो एन इंटरनल कंट्रोल डिवाइस हो या फिर कंट्रोल में बी एम्बेडेड विदन, यानी उस इसमें ये बताया जा रहा है कि वो इंटरनल कंट्रोल डिवाइस कंट्रोल के अंदर मौजूद हो और उसके अंदर ही एम्बेड हो। तो ये तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। जब दोनों ही कंट्रोल्स उसके अंदर मौजूद होंगे तो वो रोबोट तो नहीं होगा, वो तो अपनी मर्जी चलाएगा। और वो कंट्रोल कैसे करेगा खुद को, जो एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस हो और कंट्रोल में भी एम्बेडेड विदन, या तो हम उसके अंदर कंट्रोल एम्बेड भी कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल कंट्रोल भी हमारे पास होना चाहिए ताकि हमारे इख्तियार में भी हो। सही है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो रोबोट को हम इस चीज़ के थ्रू जो है वो गाइड कर सकते हैं। हम इसको किस तरह से गाइड कर सकते हैं, जाहिर सी बात है मेन चीज़ तो ये है, एक दफ़ा हमने चिप लगा दी, हो सकता है सही से काम ना करे, तो हमें खुद से जो है उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। तो एक एक्सटर्नल कंट्रोल भी होना चाहिए, इंटरनल उसके अंदर फिक्स भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। विच रजिस्टर एक्ट्स एज टेम्पोररी होल्डिंग प्लेसेस ऑफ फॉर डेटा बीइंग मैनिपुलेटेड फॉर बाय द सीपीयू। तो कौन सा रजिस्टर एक्ट करता है टेम्पोररी होल्डिंग प्लेसेस के लिए फॉर डेटा बीइंग मैनिपुलेटेड बाय सीपीयू, तो वो होता है जनरल पर्पस, जो कि हमारे पास एक्ट करता है टेम्पोररी होल्डिंग प्लेसेस किसी भी डेटा के लिए जो कि मैनिपुलेट की गई हो सीपीयू के द्वारा। तो जनरल पर्पसेस यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ टीसीपी और यूडीपी। तो इनमें से कौन सा जो है वो एडवांटेज नहीं है टीसीपी और यूडीपी का, तो वो होता है हमारे पास एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है TIFF इज द एब्रीवेशन ऑफ, तो ये टैग्ड इमेज फाइल्ड फॉर्मेट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टैग्ड इमेज फाइल्ड फॉर्मेट, TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। टू कंट्रोल एक्सेस टू द प्रिंटर द डैश मस्ट कीप ट्रैक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको कीप ट्रैक रखना चाहिए कि वेदर जो प्रिंटर है उसको एलोकेट किया गया है या फिर नहीं। जेपेग जो है मोस्टली यूज करते हैं किस चीज के लिए, वो तो हमें पता है फोटोग्राफिक इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। जेपेग इज मोस्टली यूज्ड फॉर, यानी जेपेग को हम यूज करते क्यों है, उसकी जो मेन वजह है वो क्या है। हमसे ये नहीं पूछा जा रहा कि हम कहाँ पर यूज करते हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि वो ज्यादातर यूज होने की वजह क्या होती है। लार्ज इमेज कंप्रेसिंग, जैसे PNG होता है उसकी जो साइज होता है वो फाइल का बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जेपेग जो होता है इसकी जो साइज होती है फाइल की इमेज की वो लार्ज इमेज कंप्रेशन होती है, यानी बहुत ही कंप्रेस फॉर्म में हमारे पास जेपेग की इमेज होती है। तो ये इसी वजह से यूज की जाती है। जनरली हाउ मेनी स्टेप अ मशीन साइकिल है, तो मशीन साइकिल के हमारे पास 3 स्टेप होते हैं, बार बार हम देख चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड हमारे पास है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम रिमेन्स मोर ऑफ एन आर्टिस्टिक स्किल टू बी डेवलप, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पहले भी हमने अभी देख लिया है। The hacker normally add dash to such website as the information seeker of free music। अब ये फ्री म्यूजिक भी हो सकता है, फ्री गेम्स भी हो सकते हैं, फ्री और भी चीजें हो सकती हैं जो आप देखते हो। जो हैकर्स नॉर्मली क्या कर सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर वायरसेस को ऐड कर सकते हैं जो कि आप इंस्टॉल कर बैठोगे, इंस्टॉल कुछ और करना चाहोगे और इंस्टॉल कुछ और वो कर देंगे आपके पीसी के अंदर। तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए हमें। तो इससे थ्रू क्या हो सकता है, वो वेबसाइट जो कि हमारे पास फ्री क्रैक इस तरह की चीज़ें जो है वो हैक चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, फ्री म्यूजिक वगैरह, फ्री गेम्स वगैरह हो गए इस तरह की चीज़ें और फ्री बाकी चीज़ें। तो इनके अंदर क्या हो सकता है, वायरसेस हो सकते हैं जो कि हमारे पास क्या कर सकते हैं ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जो कि वायरसेस हमारे कंप्यूटर के अंदर आ सकते हैं। तो वायरसेस को हमने उससे बचना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो फ्री वाली चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो यानी उनसे हमने दूर रहना है। तो ये मैसेजेस, सॉन्ग, अलर्ट कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर ऐड कर देंगे और फिर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, अ पेन इज नॉर्मली यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टिपिकली डैश। तो जो पेन हम यूज़ करते हैं हमारे पास वो नॉर्मली यूज़ करते हैं शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए। उन्होंने खुद बता दिया कि पेन को हम किस लिए यूज़ करते हैं, आम नॉर्मली यानी आम रूटीन के अंदर शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि पेन को हम यूज़ करते हैं शॉर्ट रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन आगे क्या बोल दिया, टिपिकली डैश,
यानी टिपिकली उस जो शॉर्ट रेंज बता दी उसके अंदर भी जो एरिया आता है शॉर्ट रेंज के अंदर वो आपने बताना है। तो लेस देन अ फ्यू मीटर्स के अंदर अंदर हम जो है पेन के थ्रू जो है वो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन करते हैं। लेस देन अ फ्यू मीटर्स यानी फ्यू मीटर्स, कुछ ही मीटर्स से थोड़ा सा कम, लेस देन अ फ्यू मीटर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डज VoIP स्टैंड फॉर? अगेन ये एक इम्पोर्टेंट है। VoIP की फुल फॉर्म क्या होगी? तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक इजी है, याद हो जाएगा, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। VoIP मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, इफ वी आर इंटरेस्टेड टू सी द मैप ऑफ सम लोकेशन वी कैन यूज मैप ऑपरेटर इन द फॉलोइंग वे। अगर हम इंटरेस्ट रखना चाह रहे हैं किसी भी मैप को, किसी भी जगह के लोकेशन को देखने के लिए, हमें क्या यूज़ करना चाहिए? मैप ऑपरेटर। कौन सा मैप ऑपरेटर यूज़ करना चाहिए अगर हमने किसी लोकेशन को देखना है? तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ये क्यूरी लगाएंगे, ये ऑपरेटर लगाएंगे मैप का, और उसके बाद ये 2 डॉट लगा दिए, उसके बाद हमने लोकेशन लिख देनी है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम फॉलो कर सकते हैं किसी लोकेशन को फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है, डैश टैग इज यूज्ड टू राइट पैराग्राफ इन द HTML डॉक्यूमेंट। तो कौन सा टैग यूज हम करते हैं? तो पैराग्राफ के लिए हम P टैग हम जो है पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं। तो ये P टैग पैराग्राफ के लिए। इसी तरह हेडिंग के लिए कौन से टैग यूज करते हैं? 6 HTML के टैग यूज करते हैं जो कि H1 से लेके H6 तक होते हैं। ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ये जो पैराग्राफ के लिए टैग होता है वो होता है P टैग, इस तरह से हम लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यहाँ पर एक MCQ आ चुका है, if we a decimal number 431 then 4 will be considered as dash, 3 as dash and 1 as unit। तो अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है वही जो बचपन से हम पढ़ते रहे हैं कि 1, 10, 100, इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है 1, 10, 100, 1000, 10,000। ये जो चीज़ें हैं आपसे पूछी जा रही है कि बताओ 1 को तो हमने यूनिट बोल दिया, ये 1, इसको 1 नहीं बोल रहा मैं, इस जो पहली डिजिट होती है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, इसको हम जो है 1 बोलते हैं। यूनिट और 1 दोनों बोल सकते हो आप। यूनिट जो दूसरी डिजिट होती है उसको बोलते हैं 10, तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं 100, और ये राइट साइड से हमने काउंट करना है, यूनिट, 10, 100। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो 1 है वो तो यूनिट है, ठीक हो गया, 1 यूनिट है, उन्होंने खुद बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा 4 जो है उसको 100 कहते हैं, 4 को 100 कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहे हैं 3 को क्या बोलते हैं? तो 3 को क्या बोलते हैं? 10 बोलते हैं, हमें पता है। तो 10 यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है। इस तरह से आप लिख सकते हो। बस यहीं तक थे हमारे पास जो है MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। 100+ MCQs हमने आज की इस वीडियो के अंदर कवर किए, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट थे, इंतहाई खास MCQs थे। और पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने 85+ MCQ कवर किए थे। इस वीडियो के अंदर 100 MCQs कवर किए हैं। तो टोटल मिलाकर 185 MCQs हो चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। तो ये 185 MCQs भी अगर आप करते हो तो आपका काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। बाकी मज़ीद MCQ की वीडियो चाहिए, मज़ीद और चीज़ें चाहिए, नीचे प्लेलिस्ट के अंदर लिंक मौजूद है, उस पर आपने क्लिक कर देना है। वहाँ पर आपको मज़ीद वीडियोस CS 101 की मिल जाएंगी मिड टर्म से रिलेटेड, और जब मिड हो जाएगा तो फाइनल की भी मिल जाएंगी अलग से प्लेलिस्ट बना करके। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और बाकी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो अव्वल तो हो सकता है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हो, अगर नहीं है तो नीचे कमेंट्स के अंदर आप बता सकते हो कि इस सब्जेक्ट के ऊपर भी वीडियो बना दो। आपने जाना है चैनल के ऊपर, आप चैनल पे जाओगे वहाँ पर आपको मुख्तलिफ प्लेलिस्ट मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपने पहले चेक कर लेना है कि वीडियोज़ मौजूद है या फिर नहीं। फिजिक्स 101 हो गया, पाक 301 हो गया, ISL 202 हो गया, ENG 101 हो गया। इस तरह और भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं जिनके मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो उनको आपने अगर देखना है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे मज़ीद MCQs के साथ, सब्जेक्टिव के साथ। अल्लाह हाफिज़।